भारत माता की जय। भारत माता की जय। सब बच्चे आंख बंद करके पढ़ लीजिए कि पूरे मन से अपनी पढ़ाई करेंगे और भारत देश के विकास में हमेशा सहयोग करेंगे। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए ऐसा होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में कई प्रकार की इक्वेशन है। जैसे एक इक्वेशन होती है वन इक्वेशन वन वेरिएबल, है ना। मतलब जैसे कि मान लो मैंने लिखा ए एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू बी। देखो ये एक्स में इक्वेशन है, ठीक है, वन इक्वेशन वन वेरिएबल। अच्छा, दूसरा देखो ऐसा हो सकता है कि दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो, ए वन एक्स बी वन वाई बराबर सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू। तो टू इक्वेशंस टू वेरिएबल हो सकते हैं, है ना। देखो एक्स वाई दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल हो, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड बराबर डी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर डी टू और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर डी थ्री। ठीक है, ये मेरे पास है वन इक्वेशन वन वेरिएबल, टू इक्वेशन टू वेरिएबल सिस्टम, थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल सिस्टम। तीन सिस्टम मेरे पास हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर इनमें ये दोनों ही कांस्टेंट जीरो हो जाएं तो इसको कहेंगे होमोजीनियस सिस्टम, है ना। ऐसे यहां पर अगर ये तीनों ही कांस्टेंट जीरो हो जाएं तो होमोजीनियस सिस्टम, है ना। देखिए जैसे कि मान लो इसमें वन इक्वेशन वन वेरिएबल में हम कह सकते हैं कि अगर मान लो b जीरो हो जाए और इसमें c1 और c2 दोनों जीरो हो जाएं और इसमें d1 d2 d3 तीनों जीरो हो जाएं तो ऐसे में ये सिस्टम होमोजीनियस कहलाते हैं, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बोलो क्या, होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम, और दूसरा क्या है बोलो, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, देखो जैसे अगर C1 C2 दोनों जीरो हो जाए, मतलब एक्स वाई रहे इधर जीरो रहे, इधर D1 D2 D3 तीनों जीरो हो जाए तो कहेंगे होमोजीनियस। मतलब इस वाले केस में होमोजीनियस, इसमें होमोजीनियस और इसमें होमोजीनियस, इन तीनों को कहेंगे होमोजीनियस सिस्टम। लेकिन अगर तीनों में से कोई एक भी नॉन जीरो रहे, जैसे कि मान लो दो जीरो हो जाए तीसरा नॉन जीरो, जैसे यहां पर एक जीरो हो जाए एक ना हो, तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। ध्यान देना, होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होगा, होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होगा कि सारे के सारे कांस्टेंट हमारे जीरो हो जाने चाहिए। अगर सारे कांस्टेंट जीरो होंगे तब होगा वो हमारा होमोजीनियस सिस्टम। देखो C1 C2 दोनों जीरो, यहां पर भी देखो D1 D2 D3 तीनों जीरो, ध्यान देना, तब वो सिस्टम होमोजीनियस होगा। अगर एक भी नॉन जीरो है तो उसको कहेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, और यहां पर खैर अकेला कांस्टेंट अगर बी जीरो तो होमोजीनियस और अगर बी जीरो नहीं तो नॉन होमोजीनियस। अब देखो मतलब ये तीन सिस्टम है और तीन सिस्टम में दो प्रकार की चीजें सामने आएंगी, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तीन सिस्टम में दो प्रकार की चीजें सामने आएंगी। अच्छा, अब देखिए इनके सॉल्व करने के तरीके, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस में देखो क्या होगा, एक मेथड तो यहां पर आता है मैट्रिक्स मेथड, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। दूसरा मेथड यहां पर आता है डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड यहां पर आएगा सिंपल मेथड।
सिंपल मेथड। देखो अगर आप 12th क्लास में हैं तो ये दोनों मेथड आपको सीखना मजबूरी है। क्लास 12th में इन दोनों मेथड के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंपटीशन में ये मेथड सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। आईआईटी में ये मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, सिंपल मेथड, जहां ना तो डिटर्मिनेंट यूज करते ना मैट्रिक्स, क्योंकि भाई हमें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है किस मेथड से किया, इसको मतलब नहीं होता है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, है ना। तो कंपटीशन में सबसे अच्छा ये मेथड, लेकिन ऐसा नहीं कंपटीशन में ये दोनों हम यूज नहीं करें, इनका भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सबसे अच्छा मेथड ये होता है कंपटीशन में। बाकी 12th वाले बच्चों को तो ये मेथड आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं, ध्यान दीजिए, उनके बोर्ड के क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। ठीक है, तो देखो एक एक करके हम तीनों सिस्टम की बात करेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मेथड इन दोनों में लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें हमेशा सिंपल मेथड ही चलेगा पहले वाले में, है ना। मैट्रिक्स मेथड और डिटर्मिनेंट मेथड जो है ये 2 में और 3 में लगेगा, मतलब इसमें 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में और 3 में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में लगेगा। पहले वाले में हमेशा ही हमारा सिंपल मेथड ही काम आएगा। अच्छा, इसके बाद समझिए, यहां पर 3 प्रकार के आंसर निकल सकते हैं, है ना। इस पूरे में 3 प्रकार के आंसर निकल सकते हैं, है ना। 3 टाइप ऑफ आंसर्स, 3 टाइप ऑफ आंसर्स। एक आंसर निकल सकता है यूनिक सॉल्यूशन, ये चीजें आपने 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ी होंगी, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा निकल सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा निकल सकता है नो सॉल्यूशन। 3 प्रकार के आंसर पॉसिबल होते हैं। अगर ये दोनों आंसर हैं तो इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट कहते हैं इस प्रकार के सिस्टम को जिसमें ये दोनों आंसर निकले, यूनिक निकले या इनफाइनाइट निकले, तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर नो सॉल्यूशन निकले तो इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन वाले केस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर आंसर यूनिक निकले या इनफाइनाइट निकले तो दोनों केस में उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, और अगर आंसर निकले नो सॉल्यूशन तो हम कहते हैं उसको इनकंसिस्टेंट, है ना। कोई भी सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, 3 प्रकार के आंसर, इन तीनों में से किसी में भी 3 प्रकार के आंसर संभव है। ठीक है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बातें दिमाग में बैठा लीजिए। यूनिक और इनफाइनाइट दोनों ही केस में हम कहेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के केस में कहेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसको जो नोट करो फटाफट, आगे मैं बात करता हूं, एक एक करके सारी बातों को समझाता हूं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। देखो भाई, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं ax इक्वल टू बी की। 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल, है ना, 1 इक्वेशन एंड 1 वेरिएबल के से पहले हम लोग बात करते हैं ax इक्वल टू बी। समझिए बात को, देखो ध्यान दो क्या हो रहा है इसमें। यहां पर हम केवल सिंपल मेथड ही लगाएंगे, और सबसे पहले हम सिंपल मेथड सीखते हैं तीनों का। सिंपल मेथड से फायदा ये होता है, अपना हम आंसर आसानी से निकाल लेते हैं, और उस
आंसर को मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट वाले मेथड से अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखो समझो एक बात को ध्यान से, ax बराबर b, अगर मान लीजिए a 0 नहीं है, a 0 नहीं है, तो x बराबर हो जाएगा b बाई a, इधर जाके डिवाइड कर देंगे और ये हमारा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। अगर a 0 नहीं है तो मतलब अगर a 0 नहीं हुआ तो इस सिस्टम में हमेशा हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। बात समझे? b चाहे कुछ भी हो, a 0 ना हो, b चाहे कुछ भी हो, b बिलोंग्स टू r, b चाहे कुछ भी हो, अगर a नॉन जीरो है तो इस सिस्टम का हमेशा यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इकलौता आंसर मिलेगा। दूसरी बात, अगर a 0 है तो क्या होगा देखो, लेफ्ट साइड 0 हो गई, 0 इक्वल टू b हो गया, है ना, क्योंकि a 0 है, लेफ्ट साइड 0 हो गई। अब समझो अगर राइट साइड भी 0 हुई तो दोनों साइड 0 बराबर 0 हो गई। तो ऐसे केस में 0 बराबर 0 हो गया, 0 बराबर 0 का मतलब हमेशा बराबर है, तो ऐसे केस में हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर मान लो b 0 नहीं हुआ तो इधर 0 और इधर नॉन जीरो, तो ऐसे केस में आंसर हो गया नो सॉल्यूशन, है ना। तो दो बातें हैं, a 0 नहीं हुआ या a 0 हुआ, दो बातें हैं यहां पर। तो क्या हुआ देखो, अगर a नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर a और b दोनों 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर a 0 और b नॉन जीरो, a 0 मतलब इधर 0 और इधर नॉन जीरो, तो 0 इक्वल टू नॉन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। बताइए, बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आ गई होगी? अरे आ गई होगी मेरे बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखो अगर दोनों 0 है तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 का मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सेटिस्फाई होगी। x को 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 1 लाख ले ले, 0 बराबर 0 आएगा, सेटिस्फाई हो गया हमेशा। लेकिन अगर a 0 और b 0 नहीं है तो ऐसे में क्या होगा बोलो, एक तरफ हो गया 0, एक तरफ क्या हो गया बोलो, नॉन जीरो, तो ऐसे में हमारा क्या आंसर आ गया बोलो, नो सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए ऐसे दिया गया लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स बराबर म्यू माइनस 3, ऐसे क्वेश्चन दिया गया। अब हमसे कहा गया कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ इक्वेशन हैज नंबर फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, नंबर सेकेंड नो सॉल्यूशन, नंबर थर्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब लैम्डा नॉट इक्वल टू 2, लैम्डा की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लैम्डा 2 हुआ तो x का कोफिशिएंट 0 होगा, हम चाहते हैं x का कोफिशिएंट 0 ना हो। और म्यू क्या होगा, म्यू कुछ भी हो सकता है, म्यू बिलोंग्स टू r, म्यू कुछ भी हो भाई, लैम्डा अगर 0, x का कोफिशिएंट अगर 0 नहीं है तो हमेशा हमेशा इसका क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन ही बनेगा। देखो नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लैम्डा 2 हो जाए, मतलब इधर 0 बन जाए,
और राइट साइड जीरो ना हो, मतलब μ3 ना हो, है ना। तो नो सोल्यूशन का केस तब बनता है जब x वाला कोफिशिएंट जीरो हो जाता है और राइट वाला जीरो नहीं होता। तो मतलब हम चाहते हैं कि लैम्डा तो 2 हो जाए लेकिन μ3 ना होने पाए। और इनफाइनाइट कब बनता है? जब दोनों साइड जीरो हो जाए, मतलब लैम्डा 2 हो जाए और μ3 हो जाए। तो इस केस में हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा? बोलिए, इनफाइनाइट बन जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। दोनों साइड में 0 इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस यहां पर बन गया। बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? इसको लिखो जल्दी से, इसको लिखो फटाफट। थोड़ा सा मैं कैमरे की सेटिंग करता हूं यार। अब ठीक है। अब बढ़िया, मस्त, चकाचक, एकदम मस्त। देखो, लिखो जल्दी से, लिखो फटाफट इसको। लिखा भाई? सत्यम शिवम सुन। तो हम सबसे पहले सिंपल मेथड सीखेंगे तीनों में। तीनों में हम लोग सीखेंगे सिंपल मेथड। और देखो, इसमें हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम अभी लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। देखो, दया करो प्रभु, देखे इनको, दया करो प्रभु, देखे इनको, हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। देखो, C1 A2x प्लस B2y बराबर C2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। बात क्लियर है? तो वो अगर हम लोग 11 क्लास की स्ट्रेट लाइन पर जाएं तो वहां से भी इसका मेथड निकलता था। आपने शायद पढ़ा हो 11 क्लास में, नहीं तो 11 की स्ट्रेट लाइन की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें देखिएगा, है ना। 11 का स्ट्रेट लाइन तो आपको आना ही चाहिए अगर आप 12th में हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप 12th में हैं तब भी आगे चल के तो आपको मैथ्स पढ़नी है, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि यूनिक सोल्यूशन का केस होता है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, C1 C2 से मतलब नहीं है, तो इसे हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। दूसरा देखो, इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस तब बनता है जब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। ये होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस, है ना। यूनिक सोल्यूशन एक्चुअली क्या है ना, ये जो आप लिख रहे हो, ये एक्स वाई में एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स वाई में कोई भी इक्वेशन होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, बात समझे। एक्स वाई की कोई भी इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब दोनों लाइनें एक पॉइंट पर काट रही हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हो गई, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब दोनों लाइनें इनफाइनाइट जगह पर एक दूसरे को काट रही हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था नो सोल्यूशन वाला केस। तो नो सोल्यूशन में क्या था, आप याद करो कि दोनों लाइंस पैरेलल,
और दोनों लाइंस पैरेलल का मतलब क्या था बोलो, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। बात समझे? जैसे इन दोनों के स्लोप बराबर कर दो तो ये कंडीशन मिल जाएगी। स्लोप जानते हैं ना, M1 लाइन का स्लोप, दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होने चाहिए। अच्छा ध्यान दो, अगर इनको कहते हैं ना कोइंसिडेंट लाइंस, इन्हें कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम पैरेलल लाइंस और इन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, काटने वाली लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस का मतलब, जैसे कि मान लो मैंने एक लाइन ली है A1x प्लस B1y बराबर C1। जैसे मैं आपसे कहूं इस लाइन का स्लोप निकाल के दिखाइए, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसको y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो देखो इसको लिखें, B1y बराबर माइनस A1x प्लस C1, तो y बराबर क्या हुआ, माइनस A1 बाई B1x प्लस C1 बाई B1। तो देखो इस लाइन का स्लोप ये हो गया M1, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी लाइन का स्लोप अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का A2 बाई B2। और अगर लाइंस पैरेलल हैं M1 इक्वल टू M2, तो यहां से A1 बाई B1 बराबर A2 बाई B2। देखो यही कंडीशन मिल जाएगी। लेकिन C1 बाई C2 बराबर नहीं होना चाहिए, अगर वो भी बराबर हो गए तो फिर लाइंस एक जैसी हो जाएंगी, बिल्कुल एक जैसी लाइंस। जैसे कि मान लो अगर मैंने कहा 2x प्लस 3y बराबर 4 और 4x प्लस 6y बराबर 8, तो देखो ये दोनों लाइंस बिल्कुल एक जैसी हैं, क्योंकि अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा, या इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो ये मिल जाएगा। ये दोनों लाइंस बिल्कुल एक जैसी हैं, देखने में अलग अलग लग रही हैं लेकिन वो अलग अलग है नहीं। तो एक्चुअली ये दो लाइंस हो गई कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट 2/4, y का कोफिशिएंट 3/6, कांस्टेंट टर्म 4/8, देखो सब कुछ बराबर आ रहा है। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। समझ गए? तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, तो ये एक्चुअली कोइंसिडेंट लाइंस है। और देखो इनमें ये कंडीशन अपने आप ही आ रही है, क्योंकि देखो अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तब भी उनके स्लोप बराबर होंगे। ये वाली कंडीशन यहां भी है और ये वाली कंडीशन देखो यहां भी है, यहां पर भी, ठीक है। क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल है या कोइंसिडेंट है तो ये कंडीशन तो होनी है, क्योंकि स्लोप तो बराबर होने ही है। अब अगर तीनों चीजें बराबर हो गई तो लाइंस हो गई कोइंसिडेंट, और अगर केवल दो बराबर तीसरी बराबर नहीं है तो लाइंस हो गई पैरेलल। और इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, स्लोप बराबर नहीं होंगे, तो स्लोप बराबर नहीं होंगे, यहीं से M1 नॉट इक्वल टू M2 कर दोगे तो ये कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि स्लोप बराबर नहीं है तो M1 नॉट इक्वल टू M2। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूले पढ़े होंगे पहले भी, और नहीं पढ़े तो अब पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत आते हैं। यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन वाले केस, 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल में हम लोग अभी सिंपल मेथड सीख रहे हैं, कोई मैट्रिक्स नहीं, कोई डिटर्मिनेंट मेथड नहीं कर रहे हैं, सिंपल मेथड हम लोग यहां पर अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ फार्मूला बेस्ड मेथड। फार्मूला क्या मतलब, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्लोप निकालेंगे M1 बराबर M2 तो ये दोनों केस मिल जाएंगे, और M1 नॉट इक्वल टू M2 तो पहला वाला केस मिल जाएगा, बस खत्म हो गई। समझ में आ गया भाई? खूब भालो, लिखो जल्दी लिखो। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम,
तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं कर दूंगा बदनाम। देखो समझो, ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया 2x प्लस वाई बराबर 8, 4x प्लस 2y बराबर 1। अब हमसे कहेगा बताओ क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। तो हम चेक करें, a1 बाई a2 2/4, b1 बाई b2 1/2 और 8/1। देखो क्या हो रहा है, ये भी 1/2, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बराबर है, c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइंस पैरेलल हो गई, और पैरेलल हो गई तो आंसर क्या आ गया, बोलो नो सॉल्यूशन हमारा आंसर आ गया, क्योंकि लाइंस कैसी हो गई हैं बेटा, पैरेलल हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें कंडीशन ना याद रहे तो कुछ नहीं करना, जैसे आप छोटी क्लास में एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे ना, वैसे ही वैल्यू निकालना। मान लो दो इक्वेशन है और तुमसे मैं कहूं कि इनको सॉल्व करके बताइए, तो भाई सॉल्व करके क्या करोगे, कैसे करोगे, एक वेरिएबल काटोगे। कैसे काटोगे, जैसे कि मान लो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो गया 4x प्लस 2y बराबर 60, और ये क्या हो गया बोलो 4x प्लस 2y बराबर 1। ठीक है, सेकेंड वाला भाई कोई भी एक सेम करना होगा, x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट। अब अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 15, तो 0 बराबर 15 जो गलत है ना, 0 बराबर 15। देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया क्या, 0 इक्वल टू नॉन जीरो, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, नो सोल्यूशन हो गया। तो या तो आप इससे करिए, और नहीं तो जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, तो मालूम कर सकते हैं आखिर क्या केस है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 3, और हमसे कहा गया बताओ भाई क्या है, यूनिक है, नो है या इनफाइनाइट है, क्या है बताइए। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सॉल्व कर लो। कैसे, देखो इनको प्लस कर दो, है ना, मान लो ये 1 है और मान लो ये 2 है, तो 1 प्लस 2 कर दो तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/3। x आ जाएगा तो y भी आ जाएगा, y क्या होगा बोलो 2 माइनस x, तो y क्या होगा 2 माइनस 5/3। देखो आ गया, मतलब आंसर आ गया, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन है। आंसर आ गया मतलब यूनिक सोल्यूशन है, और ये रहा हमारा आंसर, x और y की वैल्यू भी निकल आई। ठीक है। अच्छा और समझिए, चेक करें, देखो a1 बाई a2 और यहां पर देखो b1 बाई b2 और यहां पर देखो c1 बाई c2, देखो ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं, हालांकि ये भी बराबर नहीं, इससे मतलब नहीं है ना। यूनिक सोल्यूशन वाले केस में a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए बस, c1 बाई c2 बराबर हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बात समझे। यूनिक वाले केस में a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 ही काफी है, c1 बाई c2 बराबर है तो अच्छा, और नहीं है तो बहुत अच्छा। समझ गए कि नहीं, है ना। तो हम अपने इस मेथड से कर सकते हैं, ये तो हो गया एक प्रकार का सवाल। अब देखो इसी में एक और प्रकार का सवाल आता है, देखो वो क्या, इसको लिखो जल्दी से। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम
सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम। देखो ध्यान दो, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो एक क्वेश्चन दिया गया kx प्लस 3y बराबर 4, 2x माइनस y बराबर 3, और हमसे कहा गया कि फाइंड k इफ सिस्टम हैज नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 नो सॉल्यूशन, नंबर 3 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फाइंड के इफ सिस्टम हैज, के निकालना है, सिस्टम हैज। एक तरीका तो अपना क्या बना, देखो यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या था, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, है ना, k by 2 नॉट इक्वल टू 3y माइनस 1, है ना, यूनिक सॉल्यूशन का केस था। तो यहां से क्या मिला बोलो, k नॉट इक्वल टू -6, मतलब k -6 नहीं होना चाहिए। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। नो सॉल्यूशन में क्या होगा बोलो, नो में क्या होगा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये होगा किसका बोलो, नो सॉल्यूशन वाला केस। अरे याद है कि नहीं याद है यार, याद हो गया होगा ना, करो जल्दी से। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये हमारा हो गया नो सॉल्यूशन वाला केस। ठीक है, लाइंस आर पैरेलल। देखो यहां से क्या मिला, k इक्वल टू -6, इन दोनों को लिया तो, और समझो ध्यान से, ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखो ये बराबर वैसे भी नहीं है, ये इसके नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो देखो ये इसके नॉट इक्वल टू कहां है, नहीं है। बात समझे, तो इससे क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा तीसरा, इनफाइनाइट में क्या होगा, a1 बराबर a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। देखो ये तीनों जब बराबर होंगे तो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन आप समझिए, ये तीनों बराबर हो ही नहीं सकते भाई, समझो ये इसके बराबर कर दोगे, लेकिन ये तो इसके बराबर कभी नहीं होने वाला, तो ये इसके बराबर कभी नहीं होने वाला, इसका मतलब यहां से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो वैल्यू ऑफ k, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आंसर हो गया कि हमें k की कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। बात समझे, तो अगर कोई कांस्टेंट फंसा देंगे और उसकी वैल्यू हमसे पूछेंगे, तो हम लोग उसकी वैल्यू इस मेथड से निकालते हैं हमेशा। बोलो, देखो एक काम करें, इस सवाल को अपने सिंपल मेथड से करें। देखो ये तो हो गया फार्मूला बेस। इसी क्वेश्चन को देखो हम लोग अपने दूसरे मेथड से करें। दूसरा मेथड मतलब क्या, देखो एक काम करें, जैसे k निकालना है ना, तो पहले y को हटा दें, y को हटा के दे दें बाहर। कैसे करें y को हटा के बाहर, देखो इसको कर दे 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बोलो, 6x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई किया, ये क्या है बोलो, kx प्लस का 3y बराबर 4।
इनको प्लस कर दिया तो क्या आ गया, k प्लस 6 इंटू एक्स बराबर 13, वाई वाई कट गया। अब देखो समझो यहां से बात को ध्यान से कि अगर यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो ये x का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, हमने देखा था। ये हो गया वन इक्वेशन वन वेरिएबल वाला केस, और वन इक्वेशन वन वेरिएबल में इसको नॉन जीरो होना चाहिए। तो k प्लस 6 नॉन जीरो यानी k नॉट इक्वल टू -6, ये हो गया यूनिक सोल्यूशन का आंसर। नो सोल्यूशन में क्या है कि ये जीरो हो जाए, k प्लस 6 बराबर जीरो, तो k इक्वल टू -6, क्योंकि ये जीरो और ये नॉन जीरो, तो हो गया नो सोल्यूशन। मैंने बताया था दोनों साइड जीरो तो नो सोल्यूशन है ना, एक साइड जीरो एक साइड नॉन जीरो तो नो सोल्यूशन। तीसरा मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, दोनों साइड जीरो। अब दोनों साइड जीरो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होगा, तो यहां से आंसर क्या आया, नो वैल्यू ऑफ k। तो हम इस मेथड से बिना किसी फार्मूले को लगाए अपना आंसर निकाल सकते हैं। भाई जिसमें k नहीं था दूसरे वेरिएबल को काटो, y को काटो, y को काटा तो अपने आप ही हमें वन इक्वेशन वन वेरिएबल का केस मिल गया, और वही हमने लगा दिया। कौन सा वाला हमने लगा दिया, वो देखो ax बराबर b वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वही लगा दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी इसके क्वेश्चन को समझा, टू इक्वेशन टू वेरिएबल को अभी और भी करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना। इसमें कई बातें, इसमें बहुत सारे सवाल एक साथ कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, अगली क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं अच्छे सवालों के साथ में।